हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आज का हमारा टॉपिक आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी। यानी कि एक मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होगा और उसकी ही प्रॉपर्टी डायगोनलाइजेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आपने डायगोनल मैट्रिक्स तो पढ़ ही लिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एंट्रीज हैं और अदर एंट्रीज जीरो हैं एंड किसी के बराबर है। ये एंट्रीज सेम हो जाती है तो हमने इसे स्केलर मैट्रिक्स बोला था। K1 K2 K3 है, ये डायगोनल है, मतलब डायगोनल में एंट्रीज है, बाकी नहीं है। एंड और जब ये स्केलर सारे सेम हो जाए तो स्केलर मैट्रिक्स, फिर 1 हो गया तो आइडेंटिटी, ये भी 0 हो गया तो जीरो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स हमने इस तरह से कुछ पढ़ लिए थे। तो डायगोनल, तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix is said to be diagonalized, is said to be diagonal यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाता है। सेड टू बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू any diagonal मैट्रिक्स। आपने डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है वो भी जान लिया है एंड सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, दो मैट्रिक्स सिमिलर कब हैं वो भी जानते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है वो किसी डायगोनल एंट्री के, यदि किसी डायगोनल एंट्री के वाले ऐसे मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए तो वो खुद भी कैसा हो जाता है, डायगोनलाइजेबल कहलाता है। तो इस तरह से मान लिया एक मैट्रिक्स है मेरे पास A, वो और डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया D है, तो इसी तरह लिखते थे ना हम। यदि A का मुझे P ऐसा मैट्रिक्स मिले कि P इनवर्स D P बन जाए तो A एंड D आर सिमिलर, और या फिर D बराबर कोई P मिले इस तरह से तो भी हम कहेंगे D एंड A आर सिमिलर, और D डायगोनल मैट्रिक्स है तो A कैसा हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल। ये मैट्रिक्स हो जाएगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए डायगोनलाइजेबल का, के साथ साथ ट्रायंगुलराइजेबल, कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लीजिए, इफ a square matrix is similar to any upper triangular, if a square matrix similar to any upper triangular, lower triangular, or diagonal matrix, then it is called triangularizable।
ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल के सिमिलर हो जाए तो वो हो जाएगा ट्रायंगुलराइजेबल। एंड यदि डायगोनल के है तो वो डायगोनलाइजेबल कहलाता है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगुलराइजेबल है मैट्रिक्स, वो हमारा ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल हो सकता है जब यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स के हो सिमिलर। ठीक है, अब डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है वो हमेशा ट्रायंगुलराइजेबल होगा क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तीनों में से किसी एक के हो जाना चाहिए बस सिमिलर। लेकिन यदि कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलराइजेबल है तो वो डायगोनलाइजेबल हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ट्रायंगुलराइजेबल में अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ भी हम डील कर सकते हैं, और यदि लोअर या अपर में से किसी के साथ ये हो सिमिलर होके और हमने कहा कि ये ट्रायंगुलराइजेबल है तो उसका डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो ये लिख लीजिए, ये है हमारा नोट है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा ये हम उसे ट्रायंगुलराइजेबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट इसका कन्वर्स नहीं कह सकते। यानी एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इट इज ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स, बट एवरी ट्रायंगुलराइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अब आप ये सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर हम रिजल्ट्स पे बात करेंगे कि हम ये थोड़ी है हम सिमिलर देखने बैठेंगे कि सिमिलर है या नहीं है, तो कुछ रिजल्ट्स की तरह से देखेंगे कि हम पहचान कर पाएँ कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। एक रिजल्ट है, एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का इज डायगोनलाइजेबल। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if and क्या लिखते ऐसे लिख लीजिए, if and only if कोई मैट्रिक्स हमने माना है ए है n क्रॉस n का, ए possess या have an linearly independent eigenvectors। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है ए वो डायगोनलाइजेबल होगा यदि वो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, वो रखता है आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर्स की बात आई तो इसका मतलब हम कह सकते हैं n li आइगन वेक्टर्स रख रहा है वो,
आइगन वेक्टर्स। जब Li आइगन वेक्टर्स रख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उस मैट्रिक्स के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है। उस मैट्रिक्स की AM बराबर GM है। ठीक है। अब यदि इसके प्रूफ की बात करें तो इसके प्रूफ को इस तरह देख सकते हैं। हमने एक मैट्रिक्स मान लेंगे, ए है, उसके पास n हमारे पास है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे डायगोनलाइजेबल, कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे कि वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स डी के क्या है, डी के सिमिलर है। तो वो स्टेटमेंट हमने यूज कर ली। फिर इसके बाद और उसके हमने आइगन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज λ1, λ2, λ3 इस तरह से λn मानेंगे। और फिर हमने जब हमारे पास यदि हम इस तरह से लिखेंगे और इसकी डायगोनल इस तरह लिखते हैं हम, यदि इसको शॉर्ट में लिखना है बाकी एंट्रीज 0, डायगोनल एंट्रीज दिस टाइप है, तो ये इस तरह बराबर है। तो हम P इनवर्स से कर देते हैं, AP बराबर PD। ठीक है। अब A, P और PD, P मैट्रिक्स कैसा होता है आपको एक बार बताया था। P मैट्रिक्स इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से बनता है। तो इसमें जो होगी वो किस टाइप से होगी, x1 x2 इस टाइप का। ये कॉलम वेक्टर है पूरे पूरे xn। इसी तरह यहाँ पे होगी और ये डायगोनल है जिसकी एंट्रीज इस टाइप से है। अब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ax1 ax2 axn। ठीक है। और जब हम दो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये कॉलम वेक्टर किसी डायगोनल मैट्रिक्स एंट्री करते वो मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज है वो एक एक, जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती जाती है। और यदि डी आगे होता तो वो एक एक रो में मल्टीप्लाई होती। तो यहाँ पे होगा पीछे हुआ है तो λx1 λx2 एंड λxn। एंड फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। इसे हमने कंपेयर किया तो यहाँ से हम इस तरह से लिख पाएंगे ax1 बराबर लैम्डा हाँ ये 1 to n था ना, ये वाली तो एंट्री थी λ1 x1। और इसी तरह से axn बराबर λn xn। तो हमने बता दी इसके पास n आइगन वेक्टर्स हैं। इस तरह से कर पाएंगे। और जब हम n आइगन वेक्टर्स लेके चलेंगे तो ये सारी इक्वेशंस हमारे पास पहले से होंगी। तो जब ये Li आइगन वेक्टर्स हैं तो हम जो ये P मैट्रिक्स ले रहे हैं, P इस तरह से ले रहे हैं x1 x2 xn, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। जब ये नॉन सिंगुलर बनेगा तो P इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और फिर हम जब ये वाली एंट्रीज को प्रोसेस में ऐसे उल्टा ले जाएंगे, ये हम प्रूफ करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये हमें शो कर देगा कि A है वो डायगोनलाइजेबल है, डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। तो ये इस तरह से इसका कुछ प्रूफ होगा। तो ये रिजल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होता है उसके पास यदि n Li आइगन वेक्टर्स हो। और ये इसका हल्का सा रफ प्रूफ है। आप ध्यान रखिए ये रिजल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि n Li आइगन वेक्टर्स होते हैं। और n Li आइगन वेक्टर्स का मतलब है उस मैट्रिक्स के लिए am और gm दोनों बराबर होती हैं। am और gm दोनों बराबर हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं। यानी कि इस रिजल्ट के थ्रू हम यदि हमें
पता लग जाए किसी भी तरह से उसके पास, किसी मैट्रिक्स के पास NLI आइगन वेक्टर्स हैं, NLI आइगन वेक्टर्स हैं, तो क्या कह पाएंगे हम कि वो आइगन जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसमें, फिर वो कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल का हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, एक मिनिमल पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है A बराबर 1 -3 and 3, 1 -3 and 3, और ये कर दिया नहीं, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना। 1 0 0 0 5 2 0 4 1, यदि ये मैट्रिक्स हो तो इसकी 5। चलो ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसकी आइगन वैल्यूज एक मिनट। हम ये मैट्रिक्स लेते हैं, शायद इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, तो हम सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम आइगन वेक्टर पे बात करेंगे। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज हमने निकाली, जैसे इसकी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे, या हम कैरेक्टरिस्टिक ही लिखते हैं डायरेक्ट। A क्यूब माइनस ट्रेस इज 4116 A स्क्वायर प्लस, इसका क्या करते थे, इनका कोफैक्टर 0 + 1 + 4 A माइनस डिटर्मिनेंट इसका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, 0 I बराबर 0, यानी कि ये हमारे पास इस गिवन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है। A क्यूब माइनस 6 A स्क्वायर प्लस 5A बराबर 0। तो यदि ये पॉलिनोमियल है तो हम इसे A की फॉर्म में लिखें। A तो कैसे अब हम पॉलिनोमियल इस तरह लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, एंड रूट्स आ जाएंगे इसके 0 1 1 and 5। इसके रूट्स आ जाएंगे 0 1 and 5। ठीक है, तो ये इसकी हो गई आइगन वैल्यूज। ये इसके, तो इसका मतलब इसकी 3 आइगन वैल्यूज आ गई 0 1 and 5, एंड हम अब इसके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब यहाँ तो हमें पहले से ही पता है कि एक आइगन वेक्टर के लिए एक आइगन वैल्यू, यदि आइगन वैल्यू दो अलग अलग हैं तो इनके लिए LI आइगन वेक्टर्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें आइगन वेक्टर्स निकालने की भी नीड नहीं हुई। हमें जब 3 आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट मिल गई, जब 3 आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट हो गई तो हमने यहाँ से बता दिया कि ये जब हमारे पास 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं तो 3 डिफरेंट ही आइगन वेक्टर्स होंगे, और जब 3 डिफरेंट आइगन वेक्टर होंगे तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। अब यदि B एक ऐसा मैट्रिक्स मान लें इस टाइप से, ये मैंने एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का, इसके आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो देखो λ² - 0
लैम्डा प्लस इसका डिटरमिनेंट माइनस पर 0, लैम्डा बराबर 1, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। अब इसमें भी प्लस माइनस 1 आ गई, तो हम इसे देख के बता दिया हमने कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। अब यदि एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया मेरे पास सी जो इस टाइप से है 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूं, इसकी आइगन वैल्यूज निकाली मैंने, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 बराबर, यानी लैम्डा की दो आइगन वैल्यू आए 0 और 0। अब दोनों आइगन वैल्यूज यदि सेम है, दोनों आइगन वैल्यूज यदि सेम है, तो अब मैं कह नहीं पाऊंगी आइगन वैल्यूज को देख के कि इसके पास दो आइगन वेक्टर मिलेंगे या एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, दो आइगन वेक्टर मिलेंगे या एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। तो अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, हमें 0 के लिए आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। किस तरह निकालते थे हम, a माइनस लैम्डा ही करके, है ना। तो a माइनस लैम्डा ही किया, 0 माइनस 0 1, यानी सेम मैट्रिक्स आया x1 x2 बराबर में 0 0 रखते थे और हम करते क्या थे, x2 बराबर 0 और ये आया x2 बराबर 0 एंड x1 में कोई बाउंडेशन नहीं आई, यानी कि ये हमारे पास इस टाइप का एक आइगन वेक्टर मिला। अब हमें 0 आइगन वैल्यू के लिए, 0 आइगन वैल्यू के लिए ओनली एक आइगन वेक्टर 1 मिला है, एक ही आइगन वेक्टर मिला है, ये 1, 0। 0 आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वेक्टर मिला है 1, 0, लेकिन मिलने कितने चाहिए इन्हें, तो जब भी तो हम कह पाते कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो इसका मतलब हमारा ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल आया, बी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल आया, बट सी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्योंकि हमें दो ऑर्डर का है तो दो आइगन वेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ओनली 1 आइगन वेक्टर मिल रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे डी कोई हम 2x2 पे बात करें तो हाँ, ये मैंने ये सिंपलेस्ट लिया है कि इसमें आइगन वेक्टर्स आप देख के बता सकते हो कि ये तो खुद ही डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसे हम क्या देखेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, ये खुद ही डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम कह पाएंगे ना कि डायगोनलाइजेबल है, पर इसमें गौर करने की बात ये है इसकी दोनों आइगन वैल्यू 5 एंड 5 है। यहाँ पे दोनों आइगन वैल्यू 0 एंड 0 थी, दोनों आइगन वैल्यू सेम थी, डायगोनलाइजेबल नहीं था, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल होगा। अब 5 के लिए जब हम करके देखेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो हमें दो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने माना एक मैट्रिक्स ए है, वो ऐसे है 1 -1 एंड 3। अब आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0, यानी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा -2 का स्क्वायर बराबर 0, और हम लिख पाएंगे लैम्डा की वैल्यू 2 एंड 2, यानी बोथ आइगन वैल्यूज क्या है, सेम आ गई है। अब हम इस 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। a माइनस लैम्डा i -1 x1 सही है, x1 x2 x2 0 0। अब यदि आइगन वेक्टर
यहाँ से इसका आइगन वेक्टर जब हम कंप्यूट करें तो हमें क्या मिल जाए, इन दोनों में रिलेशन देखिए, -x1 + x2 बराबर 0 एंड सेकेंड इक्वेशन भी सेम देगी, तो x1 बराबर x2, यानी कि आइगन वेक्टर मिला ये, एक ही आइगन वेक्टर मिला सेम, है ना। तो ये मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। इसकी दोनों आइगन वैल्यू सेम है, पर दोनों के लिए आइगन वेक्टर सेम एक ही आ रहा है, अब दो आइगन वेक्टर नहीं मिल रहे हमें। यदि 2 के कोरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर मिल जाते तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाता, पर नहीं मिल रहा है तो नॉट डायगोनलाइजेबल है। इसमें भी आइगन वैल्यू 5 और 5 सेम, बट 5 के लिए हमें दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायगोनलाइजेबल हो गया। और वो आप खुद देखेंगे करके कि किस तरह से दो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। आई थिंक मैं आइगन वेक्टर्स ये मिलेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होते हैं और हम चेक कर पाते हैं वहाँ से कि कभी कभी क्या होता है, हमें सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट मिल जाती है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो डायगोनलाइजेबल है। और कभी कुछ आइगन वैल्यू सेम हो जाती है, तो फिर हमें फर्दर चेक करना पड़ता है आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड कि आइगन वेक्टर्स अलग हैं, सेम है या किस तरह से हैं। यदि इस क्वेश्चन में ही देखें, यदि 2 के लिए ये दो आइगन वेक्टर मिल जाते, 2 के लिए दो आइगन वेक्टर मिल जाते, तो हम कह पाते इजीली कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। यदि इसी मैट्रिक्स में ये एंट्री 0 हो जाती तो इसकी आइगन वैल्यूज जाती 1 और 3 और ये डायगोनलाइजेबल हो जाता। और यदि यहाँ भी 3 ही होता या फिर इस तरह हो जाती, यहाँ 2 हो जाता या कुछ भी हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, यहाँ भी 2 हो जाता, सेम आइगन वैल्यू रहती, अब ये डायगोनलाइजेबल नहीं बनता। और यदि ये यहाँ 0 हो जाता, मतलब हमें कुछ भी तरह से भी मिल जाता है, यदि दो हमें n आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, li आइगन वेक्टर्स, वैसे तो इनफाइनाइट मिलते हैं, आपको बताया था यदि x आइगन वेक्टर है तो kx भी एक आइगन वेक्टर होगा। पर यदि li वेक्टर्स हमें मिल जाए n, तो वो क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो रिजल्ट हमें क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल कहलाता है यदि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं वो हमें n आइगन वेक्टर्स मिले, वो भी n li आइगन वेक्टर्स मिले, और ये इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम मिनिमल पॉलिनोमियल देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।